हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं डीएमएलटी सेकेंड ईयर सिलेबस के बारे में। तो डीएमएलटी सेकेंड ईयर सिलेबस के अंदर हमारे 5 सब्जेक्ट चलते हैं। जो पहला सब्जेक्ट है वो एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। दूसरा जो वो है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन दोनों का 100 नंबर का पेपर होता है। फिर आता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। ये पेपर भी हमारा 100 नंबर का होता है। फिर आता है हमारा पैथोलॉजी। ये पेपर भी हमारा 100 नंबर का ही होता है। फिर आता है हमारा बायोकेमिस्ट्री। फिर ये पेपर भी हमारा 100 नंबर का ही होता है। फिर ये जो नीचे 3 प्रैक्टिकल हैं ये सेम प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर के समान ही है। जैसे फर्स्ट ईयर में हमारे प्रैक्टिकल होते हैं वैसे ही हमारे ये सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल होते हैं। तो अब जो हम 5 सब्जेक्ट जो हमारे हैं उनके सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हमारे जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, मतलब कि जैसे कि अगर डीएमएलटी कंप्लीट करने के बाद हम एक लैब ओपन करते हैं तो उसका कैसे मैनेजमेंट करते हैं, उसको कैसे चलाते हैं, तो उसका पूरा जो मैनेजमेंट है उसके उसी तरह से हम इसमें ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें मतलब किसी भी बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें काफ़ी लोन्स जो होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा किसी छोटे बड़े बिजनेस को चलाने के लिए जो लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं उन लोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिर दूसरा जो आता है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसके अंदर हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पॉल्यूशंस हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया। तो इसके अंदर हम सिर्फ इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो काफ़ी तो हमने इन्वायरमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी है पहले भी। तो इसके अंदर हम सिर्फ इन्वायरमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। फिर हम तीसरे जो मेन सब्जेक्ट जो 3 आते हैं, इन 2 सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आती। जो सब्जेक्ट 3 जो ये हैं माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो हम इन 3 सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में ही बात करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। तो माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। तो इसके अंदर जो हमारी पहली यूनिट जो आती है वो आती है ह्यूमन पैरासाइटोलॉजी। तो हम इसके अंदर पैरासाइट की स्टडी करेंगे इस यूनिट के अंदर। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखें तो प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ के हमें क्या क्या पढ़ने हैं, मतलब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, इसकी लाइफ साइकिल पढ़नी है और इसका लैब डायग्नोसिस पढ़ना है। लाइफ साइकिल जो इसकी है वो है डायग्रामेटिक पढ़नी है, हमें डायग्राम बनानी है और डायग्राम बनाकर हमें इसकी लाइफ साइकिल पढ़नी है। और जो लैब डायग्नोसिस है वो हमें शॉर्ट में पढ़ना है। तो इसमें हमें कौन कौन से प्रोटोजोआ हैं जो उनकी लाइफ साइकिल, मॉर्फोलॉजी और क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसके लिए हमें आगे ये नाम भी दिए गए हैं, हमें इनकी पढ़ना है। जैसे एंट अमीबा स्टोलाइटिका है, जियार्डिया है, इंटेस्टाइनल्स है, मलेरिया पैरासाइट है, ट्राइकोमोनस है, लेशमानिया है, ट्रेपिनोसोमा है एंड टोक्सोप्लाज्मा है। तो इन सब की हमें लाइफ साइकिल पढ़नी है, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है और हमें लैब डायग्नोसिस पढ़ना है। फिर वही हमारे आते हैं सेकेंड यूनिट में निमिटोड्स आते हैं। तो इनका निमिटोड्स का भी हमें यही पढ़ना है, जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, लाइफ साइकिल पढ़नी है और लैब डायग्नोसिस पढ़ना है। इसमें भी हमें आगे ये नाम दिए हुए हैं, एस्केरिस है, एंकिलोस्टोमा है, डुडोनल है, फिर वर्मी कुलेरिस है। तो इन सब की हमें क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल और लैब डायग्नोसिस पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं हमारी तीसरी यूनिट, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेसिस की बात करते हैं। तो इसके अंदर हमें क्लासिफिकेशन, नेम्स विथ जर्नल आउटलाइन, इसके अंदर हमें जर्नल आउटलाइन ही पढ़नी है। फिर इसके अंदर मॉर्फोलॉजी है, लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल इसके अंदर हम चार्ट में पढ़ते हैं, डायग्राम नहीं बनाते हैं। फिर इसका आता है लैब डायग्नोसिस, ये शॉर्ट में ही पढ़ना है। अब इसमें हमें जैसे ये टीनिया सोलियम है, टीनिया सजनाटा है। तो ये टीनिया सोलियम और टीनिया सजनाटा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंदर, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं चौथी यूनिट की सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी के बारे में। तो बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हमें मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, उसका कल्चर पढ़ना है, कल्चर मतलब वो कैसे ग्रो करता है, तो उसके बारे में हमें पढ़नी है। फिर आइडेंटिफिकेशन, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, ये कल्चर के अंदर हो जाता है। फिर आता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस, फिर इसके अंदर हमें उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस पढ़ना है। इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव कोकाई के बारे में पढ़ेंगे। इसमें स्टेफाइलोकोकस है,
स्ट्रेप्टोकोकाई है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा ग्राम नेगेटिव कोकाई, इसके अंदर हम निजेरिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर कोकाई के बाद आता है बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। तो इसका बेसिलाई के अंदर हमें क्लासिफिकेशन, इसके अंदर हमें मोर्फोलॉजी पढ़नी है, कल्चर पढ़ना है, बायो केमिकल डायग्नोसिस पढ़ना है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस पढ़ना है। तो इसके अंदर हम कोलाई है, एंट्रियोबैक्टीरिया है, तो इसके साल्मोनेला है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा 5वीं यूनिट फास्ट दिवस। फिर आती है हमारी 5 यूनिट आती है फास्ट दिवस। तो इसके अंदर हमें हेमोफिलिसिस के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा आता है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। तो ग्राम पॉजिटिव के बेसिलाई के अंदर हमें मोर्फोलॉजी पढ़नी है, कल्चर पढ़ना है, बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन पढ़ना है एंड लैब डायग्नोसिस पढ़ना है। इसमें कोरोनोबैक्टीरियम है, क्लोस्ट्रीडियम है और बेसिलस, इन 3 का हमें ये पढ़ना है। जो पॉजिटिव बेसिलाइस हैं उन तीनों के बारे में हमें मोर्फोलॉजी, कल्चर, बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन और लैब डायग्नोसिस हमें इसका पढ़ना है। फिर स्पेरोचेट्स है, इसकी हमें मोर्फोलॉजी एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो पढ़ने हैं। फिर माइक्रोबैक्टीरिया, इसकी मोर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और बायोकेमिकल टेस्ट जो है वो इसके हमें पढ़ने हैं। फिर आता है हमारा वायरोलॉजी। वायरोलॉजी की बात करें, जो हमारी 6ठी यूनिट जो है, जो 6 यूनिट जो है हमारी, वो है वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी के अंदर हम जनरल कैरेक्टर विथ क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर इसके अंदर दूसरा पॉइंट जो आता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। तो ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे HIV बोलते हैं। HIV के बारे में हम कंप्लीट इसके अंदर पढ़ेंगे। उसका लैब डायग्नोसिस क्या होता है, उसको कैसे वो ट्रांसमिट होता है, तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है हेपेटाइटिस वायरस। तो फिर हेपेटाइटिस वायरस के बारे में पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस वायरस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन से में होता है, किस चीज़ से ट्रांसमिट होता है, तो उस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है हमारी 7वीं यूनिट आती है इम्यूनोलॉजी। अगर बात करें हम 7वीं यूनिट इम्यूनोलॉजी की, तो इसके अंदर हमारा जो पहले टॉपिक जो है वो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होती है कि जो सभी टेस्ट जो लैब के अंदर हम करते हैं वो एंटीजन एंटीबॉडी के विशेष रिएक्शंस पर ही हमें शो होते हैं, तो उसके तौर पर ही हम करते हैं। जैसे उसका प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे और वेरियस टाइप ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट, और सीरोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से करते हैं हम इसके अंदर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के अंदर। फिर इसमें प्रिसिपिटेशन है, एग्लूटिनेशन है, कंप्लीट फिक्सेशन टेस्ट है जिसे CFT बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन है, एलाइजा है, रेडियो इम्यूनोएस्से है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो ये टेस्ट आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े होंगे। तो फर्स्ट ईयर में ये टेस्ट आते हैं, उनके बारे में पढ़ा होगा आपने। रेडियो इम्यूनोएस्से है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये जिसे PCR बोलते हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है, इनके टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे डेफिनेशन एंड ओनली टाइप्स, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं अब हमारे दूसरे सब्जेक्ट की। हमारे दूसरे सब्जेक्ट जो है पैथोलॉजी। अब बात करते हैं हम पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी के अंदर बात करें तो पहले आता है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू की स्टडी। तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी का जनरल प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन को कैसे कलेक्शन करते हैं, उसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, और टिश्यू बाइट्स कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा इक्विपमेंट यूज इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हम कौन कौन से इक्विपमेंट काम में लेते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके मेटर्स एंड डीमेटर्स और क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उनकी केयर कैसे करते हैं उनके बारे में, उन इक्विपमेंट्स की केयर कैसे करते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है फिक्सेटिव यूज इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर कौन कौन से फिक्सेटिव यूज में लेते हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि उनको कैसे तैयार करते हैं। फिर आता है उनके एडवांटेज और उनके डिसएडवांटेज क्या हैं
उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है फोरोजन सेक्शन। तो फोरोजन सेक्शन मतलब कि जैसे किसी का सडनली ऑपरेशन है तो उसके लिए हमें टिश्यू को जमा कर उसकी कटिंग करके स्टडी करनी पड़ती है, उसकी टेस्ट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए अगर टिश्यू को जमा कर हम उसकी कटिंग करते हैं तो उसको फोरोजन सेक्शन बोलते हैं। फिर आता है डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन वह प्रोसेस होती है मतलब कि जैसे किसी पर्टिकुलर सैंपल से हमें कैल्शियम रिमूव करना, जैसे बोन को हमें कट करना तो उसके लिए हमें कैल्शियम को रिमूव करना पड़ता है, और कैल्शियम को रिमूव करने की जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसको डीकैल्सिफिकेशन बोलते हैं। इसलिए डीकैल्सिफिकेशन का मेथड क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोपैथोलॉजी। तो इस साइटोपैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेथड ऑफ कलेक्शन, और इसके कलेक्शन के मेथड, सैंपल कलेक्शन की जो मेथड होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और प्रिपरेशन ऑफ फिक्सेटिव यूज, और फिक्सेटिव जो इसके अंदर जो फिक्सेटिव यूज करते हैं उनको कैसे प्रिपरेशन करते हैं, उनकी कैसे प्रिपरेशन करते हैं हम इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा डिफरेंट स्टेन यूज। इसके अंदर कौन कौन से स्टेन यूज करते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देयर प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग, अब उनको कैसे प्रिपरेशन करते हैं और उन स्टेन से कैसे स्टेनिंग करते हैं इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। डेमोस्ट्रेशन ऑफ बार बॉडीज। अब बार बॉडीज़ के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा 12th में भी, तो इसके अंदर हम बार बॉडीज़ के बारे में एकदम कंप्लीटली इसके अंदर हम बार बॉडीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है मॉर्बिड एनाटॉमी। तो इसके अंदर टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग वह प्रोसेस है जैसे हमने किसी का टिश्यू का सैंपल लिया और उसको हमें प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है, उसका फिक्सेशन करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसका हम फिक्सेशन नहीं करते हैं तो टिश्यू सैंपल जो है वो ख़राब हो जाता है, तो फिर उसका हम डायग्नोसिस जो है वो एकदम सही से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें उसका फिक्सेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिक्सेशन करने के लिए हमें उसका सबसे पहले उसका फिक्सेशन करते हैं, फिर उसका डिहाइड्रेशन करते हैं, क्लियरिंग करते हैं। तो कंप्लीट जो टिश्यू को प्रिजर्व करने की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है लैब डायग्नोसिस तक, डायग्नोसिस करने तक उसकी जो कंप्लीट होती है, जो प्रोसेस होती है उसको टिश्यू प्रोसेसिंग बोलते हैं। और उसके अंदर हमें क्या क्या करना है, जैसे फिक्सेशन करना है, डिहाइड्रेशन करना है, क्लियरिंग करनी है, इम्प्रेगनेशन करना है, पैराफिन वैक्स के अंदर इम्प्रेगनेशन करते हैं। फिर आता है मेकिंग ऑफ ब्लॉक्स, सेक्शन कटिंग, और जैसे ब्लॉक्स कैसे बनाते हैं, उसकी सेक्शन कटिंग कैसे करते हैं, और कटिंग के अंदर कौन कौन से एरर आ सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हेमेटोक्सिलिन एंड इयोसिन इंक्लूड स्टेनिंग। मतलब कि जैसे हमारे जो डिफरेंट टाइप की हेमेटोक्सिलिन्स एंड इयोसिन स्टेनिंग होती हैं तो उनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हेमेटोक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल स्टेन, डिफरेंट टाइप के स्पेशल स्टेन कौन कौन से है। स्पेशल स्टेन वह होता है जो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए होता है, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को ही स्टेन करता है। तो एक पर्टिकुलर स्टेन जो होता है वो एक पर्टिकुलर चीज़ को ही स्टेन करता है, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के जो हैं उसको हम स्पेशल जो स्टेन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल स्टेन, और डिफरेंट टाइप के जो स्पेशल स्टेन है उनकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक, फिर स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक क्या होता है कि उसको हम कैसे करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इम्यूनोहिस्टोलॉजिकल एंड इम्यून साइटोकेमिकल स्टेनिंग, फिर साइटोकेमिकल स्टेनिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा फिर इसके अंदर हमारा कुछ पार्ट जो है वो हेमाटोलॉजी का आ जाता है, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे बीटी है, ब्लीडिंग टाइम है, क्लोटिंग टाइम है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, थ्रोम्बिन टाइम है। तो इसके बारे में हम फर्स्ट ईयर में पढ़ा है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पैथोलॉजी के अंदर फिर से पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपनी 5वीं यूनिट की, जो है म्यूजियम टेक्निक। म्यूजियम टेक्निक के अंदर जैसे मतलब कि बॉडी पार्ट्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, साइटोलॉजिकल पार्ट्स हैं, उनको प्रिजर्व रखा जाता है, जो मतलब कि जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए लर्निंग कैपेसिटी इम्प्रूव कर सकें। तो उसके लिए हमें म्यूजियम टेक्निक काम में ली जाती है। उसका स्पेसिमेन
की माउंटिंग कैसे करते हैं, उसका फिक्सेशन कैसे करते हैं, और फिर टेक्निक ऑफ माउंटिंग की टेक्निक क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी एंड म्यूजियम एंड देयर मेंटेनेंस, मतलब कि म्यूजियम है उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन के द्वारा उसका मेंटेन कैसे किया जाता है म्यूजियम का। जैसे हमें उसके अंदर हम कैसेलिंग सॉल्यूशन काम में लेते हैं, तो जो हमें टाइम टू टाइम कैसेलिंग सॉल्यूशन रिप्लेस भी करना पड़ता है। जैसे मतलब कि कोई भी बॉडी पार्ट्स है, स्ट्रक्चर्स जो हैं, साइटोलॉजिकल पार्ट्स जो हैं वो ख़राब ना हो जाएं, इसके लिए हमें उसमें सॉल्यूशंस भी रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो हम इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री के बारे में अगर बात करें हम, तो हम लास्ट सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इसमें जो हमारी पहला टॉपिक जो है वो है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसके अंदर हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो इसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। फिर उसका जैसे मतलब कि इसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, उसका डाइजेशन कैसे होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। फिर आता है हमारा ब्लड शुगर, ब्लड शुगर के बारे में पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस, इसके बारे में पढ़ेंगे, टीसी साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ग्लाइकोजेनेरोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्या होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेरोलाइसिस क्या होता है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बारे में हम कंप्लीट इसमें पढ़ेंगे। जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। मेटाबॉलिक डिजीज एसोसिएटेड विथ कार्बोहाइड्रेट, तो इसकी डिजीज़ जो है, मेटाबॉलिक डिजीज़ जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे जैसे डायबिटीज मेलाइटिस, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन वो होता है जो आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाता है, उसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा, तो इसके अंदर हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, तो इसके अंदर हम प्रोटीन और अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिनिन का कैसे फॉर्मेशन होता है, तो इन सब के बारे में मतलब कि इसके अंदर हम प्रोटीन और अमीनो एसिड्स के बारे में कम्प्लीटली पढ़ेंगे। फिर जैसे इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ प्रोटीन का इलेक्ट्रोफोरेटिक के द्वारा सेपरेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर तीसरा हमारा है लिपिड, जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड है, इसके अंदर लिपिड के बारे में पढ़ेंगे, कीटोन के बारे में पढ़ेंगे, कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसके अंदर हम लिपिड का कम्प्लीटली पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ न्यूक्लिक एसिड, तो इसके अंदर हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में कम्प्लीटली पढ़ेंगे। फिर हमारा पांचवा टॉपिक जो है वो आता है किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसे किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसे आरएफटी भी बोल सकते हैं, हम रीनल फंक्शन टेस्ट बोल सकते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, केएफटी या आरएफटी, तो इसके बारे में हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे। मतलब कि जो ऑर्गन हमारा किडनी है वो क्या क्या काम करता है, उसके फंक्शंस क्या क्या हुआ है, उसमें कौन कौन सी दिक्कत होने पर कौन कौन से फंक्शंस में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो उसके बारे में हम कंप्लीट इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। लीवर फंक्शन टेस्ट, इसके अंदर एलएफटी, जिसे एलएफटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो एलएफटी लीवर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ जॉन्डिस, और जॉन्डिस के कौन कौन से टाइप हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट, जिसे सीएफटी बोलते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होता है, हर ऑर्गन का कोई ना कोई काम होता है, और उस काम में जो प्रॉपर नहीं हो पाता है उसको टेस्ट करने के लिए उसको चेक करने के लिए ऐसे टेस्ट होते हैं। जैसे किडनी के लिए केएफटी हो गया, लीवर के लिए एलएफटी हो गया, उसी तरह हम टेस्ट इसमें के अंदर करते हैं। फिर आता है पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस। फिर हम पेनक्रियाटिक एंजाइम मतलब पेनक्रियाज कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करता है उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा केमिस्ट्री ऑफ ब्लड, कंपोजिशन एंड इम्पोर्टेंस, तो ये हमारा ब्लड से रिलेटेड टॉपिक है जो हम फर्स्ट ईयर में भी बहुत बार पढ़ा है, तो ये हमारा ब्लड से रिलेटेड
टॉपिक। फिर आता है हमारा गैस्ट्रिक जूस। तो इसके अंदर हम गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ेंगे, उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। गैस्ट्रिक जूस आपने फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी के बारे में पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो उसके अंदर उसके कौन कौन से फेज होते हैं और उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम, कब किस समय कितना गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन लाइक रिया, रेडियो, इम्यूनोएसे, एलाइजा। तो इन टेस्ट के बारे में हमने माइक्रोबायोलॉजी में भी बात की थी, तो ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी है और हमारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी है, तो हम इनको पढ़ेंगे। नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल रेंज, तो जो नॉर्मल वैल्यू जो होती है बायोकेमिस्ट्री के अंदर और नॉर्मल रेंज कौन कौन सी होती हैं, वो उन सब के बारे में इसके अंदर हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा ऑटोमेशन। अगर ऑटोमेशन की बात करें तो जो जैसे हमारे धीरे धीरे पहले सेमी ऑटो एनालाइजर है, फिर ऑटोमेटिक एनालाइजर है, मतलब कि धीरे धीरे हमारी मशीन एकदम ऑटोमेटिक हो रही है, जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनें हैं। तो उन मशीनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इसमें अंदर ऑटो एंड सेमी एनालाइजर हो गया, कंटिन्यूस फ्लो एनालाइजर हो गया, डायरेक्ट एनालाइजर हो गया, बैच एनालाइजर हो गया, रैंडम एक्सेस ऑटो एनालाइजर हो गया। तो इन सब एनालाइजर के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है रिकॉर्डिंग ऑफ पेशेंट डेट, रिपोर्टिंग वैल्यू, प्रिपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इन जैसे पेशेंट की रिपोर्टिंग हम कैसे करते हैं, पेशेंट की डेट को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, पेशेंट का डाटा कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, तो यह सब हमें पता होना चाहिए। हमारे हर सब्जेक्ट के अंदर होता है, तो इसके अंदर इसका हमें पता होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको सेकेंड ईयर का सिलेबस समझ में आया होगा।